तो आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन, और हिंदी में कहते हैं रेस्पिरेशन को श्वसन। ठीक, ओके। तो रेस्पिरेशन या श्वसन। श्वसन, कोई पूछे आपसे कि श्वसन किसको कहते हैं, रेस्पिरेशन किसको कहते हैं, तो आप क्या बता सकते हो? आप ये बता सकते हो कि श्वसन मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल एनर्जी इनसाइड द सेल, यानी कोशिका के भीतर जैविक ऊर्जा जिसको एटीपी बोलते हैं उसका उत्पादन ही श्वसन कहलाता है। ओके। और ये जो श्वसन होता है, ये श्वसन कहाँ होता है? ये श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन का काम किया जाता है। ठीक। तो सबसे पहले श्वसन मतलब क्या? फिर से, श्वसन मतलब एनर्जी प्रोडक्शन, ऊर्जा उत्पादन मतलब श्वसन। ठीक, क्लियर है? श्वसन मतलब ऊर्जा का उत्पादन या एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक। ये जो श्वसन होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, वो दो तरीके का होता है। There are two types of respiration, यानी श्वसन दो प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं क्या? एक को हम कहते हैं सेलुलर, एक को हम कहते हैं एरोबिक, और दूसरे को हम कहते हैं एनारोबिक। ओके। एरोबिक को अगर हिंदी में लिखते हैं तो ऑक्सी भी कहते हैं, ऑक्सी श्वसन, और इंग्लिश एनारोबिक को हम अनॉक्सी बोलते हैं, अनॉक्सी श्वसन। ठीक, जैसा नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऑक्सी का मतलब हो गया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सी श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और बाय द वे किसी कारण से अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है या ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो गई है, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई है, तो हमारा शरीर भी अनॉक्सी श्वसन करता है। ठीक, हमारा शरीर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ऊर्जा का उत्पादन करता है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में कैसे ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, यानी ग्लूकोज से ऑक्सीजन कनेक्ट करता है, जुड़ता है। और ये चीज कहां होती है? ये चीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर। कहां होती है ये? माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर। और इससे उत्पन्न होता है, इससे जो उत्पन्न होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी को मैं बार बार बोल चुका हूं, इसी को कहते हैं ऊर्जा, इसी को कहते हैं एनर्जी, और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज के टूटने से बनता है। यस, ग्लूकोज एक लंबी साइकिल में, मतलब एक लंबा चक्र होता है, उस साइकिल को कहते हैं, उस साइकिल को कहते हैं क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल कहते हैं। मतलब इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, इतना आसान नहीं है एटीपी का फॉर्मेशन। एक लंबा, कई सारे बाई प्रोडक्ट्स बनते जाते हैं एक चेन में, सबसे लास्ट प्रोडक्ट होता है उसका एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इज इट ओके? तो ये जैसे ये हो गया क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल से फिर होता है क्या? क्रैब साइकिल से एटीपी और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, सॉरी CO2 का फॉर्मेशन होता है। CO2 एक्सक्रेटरी मटेरियल के तौर पर, ओके, क्या मतलब शरीर से बाहर वेस्ट पदार्थ के तौर पर सांसों से बाहर निकाल दी जाती है CO2, और एटीपी यूज कर लिया जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का उपयोग कर लिया जाता है जहां भी जरूरत होती है। क्लियर है? हाँ या नहीं? बोले। अच्छा,
कहां कितना एटीपी का फॉर्मेशन होगा, कहां कितना अधिक एटीपी का फॉर्मेशन होगा, यह डिपेंड करता है किस चीज पर, कि कहां कितना माइटोकॉन्ड्रिया है। तो हर सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज यानी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या समान नहीं होती है या एक नहीं होती है। किसी एक सेल में 100 से लेकर 300 तक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है। मतलब समझे, एक ही कोशिका के भीतर 300 यूनिट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन हो सकता है, 300 पावर हाउस हो सकता है। अब किसमें 100 होगा और किसमें 300 होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो सेल कहां का सेल है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कान की जो स्किन है या ये कार्टिलेज है, इसके जो कोशिकाएं हैं, ये चूंकि हिलती डुलती नहीं है, ये कोई काम नहीं करती है, इसलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे कम होगी। लेकिन हमारे जो हाथ के मसल्स हैं, हमारा जो पैरों के मसल्स हैं, या सबसे अधिक हमारा जो हार्ट मसल्स हैं, जो हृदय की कोशिकाएं हैं, वो चूंकि 24 घंटे विदाउट एनी रेस्ट काम करती हैं, 365 डेज, मतलब हृदय की कोशिकाएं कभी भी आराम नहीं करती। बाकी सब तो आराम कर लेते हैं, तो वहां नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया उनके सेल्स में सबसे ज्यादा होते हैं। उनकी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस सबसे ज्यादा, इसलिए वो सबसे ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। इज इट ओके? अब क्या होता है इसके बाद? एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी अनॉक्सी श्वसन होता है। क्या? अनॉक्सी यानी इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया? और मैंने क्या कहा, हम भी करते हैं ये चीज। हम कब करते हैं? जैसे सपोज कर लीजिए कि ऑक्सीजन कहां से आती है? सांस लेने से आती है। हम सांस लेते हैं, सांस जाती है कहां? लंग्स में। लंग्स फुल हो जाता है ऑक्सीजन से, मतलब जितनी भी लंग्स की कैपेसिटी है हमारी, उतना ऑक्सीजन वो भर लेता है। ठीक? ओके? इसीलिए क्या कहते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं ना, ठीक, वेट उठाते हैं या इस तरह का, तो कहते हैं अल्टरनेट करना चाहिए, कार्डियक और फिर इधर बॉडी शेपिंग, मतलब पोस्ट वेट लिफ्टिंग, ये सब। यस, तो उसमें क्या होता है, जब हम कार्डियक मतलब क्या होता है, जब हम दौड़ते हैं, तो दौड़ते हैं तो हमारी सांस फूलता है ऐसे, तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। तो लगातार हम में से जो लोग नहीं दौड़ते हैं, जो लोग फिजिकल हार्ड वर्क नहीं करते हैं, उनकी लंग्स की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड होती है, बहुत सीमित होती है। जिसकी लंग्स की जितनी कैपेसिटी होती है, उसके शरीर में उतना ऑक्सीजन होता है। क्लियर है? अब जितना भी है ऑक्सीजन हमारे शरीर में, किसी के अंदर कुछ है, किसी के अंदर कुछ है, बट जो भी है उसमें जब हम सबको काम करने को दिया जाए कोई, कि चलो यहां से कहां, न्यू मार्केट चलते हैं पैदल, तो क्या होता है, कुछ लोग तो न्यू मार्केट तक चले जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता है, और कुछ लोग होते हैं जो आधा दूर जाने के बाद थक जाते हैं। अब वो कहते हैं अब हमसे नहीं बढ़ा जा रहा है, लेकिन बाय द वे जरूरी है तो चलेंगे किसी तरह से। तो इसका मतलब क्या होता है? अब इसका मतलब ये होता है कि उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगी है, उनका सांस, कहते हैं ना, दम फूलने लगा, सांस फूलने लगा, फिर भी ये करना पड़ रहा है। बहुत लोग होते हैं वैष्णो देवी का दर्शन करने जाते हैं, कोई तरीका नहीं, कोई साधन नहीं, अब चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी आपको। मैहर देवी का दर्शन करने आए, चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी आपको, क्या करोगे? सांस फूलने लगता है, दम फूलने लगता है, सीढ़ियां चढ़ते, लेकिन चढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये सांस फूलना मतलब क्या चीज इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड योर बॉडी। आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगी, इसीलिए नाक से अलावा मुंह भी चालू हो गया, ऐसे ज्यादा लंग्स को भर ले वो, लेकिन फिर भी सफिशिएंट नहीं होता है। अब अगर हम इसके बाद अपने शरीर से काम कराएंगे तो क्या होगा? काम करेगा हमारा शरीर, लेकिन इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। शरीर काम करेगा मतलब एनर्जी चाहिए उसके,
तो फिर क्या करेगा अब शरीर? अब शरीर जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा। क्लियर है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लूकोज यूज किया जाता है, मतलब फ्यूल, ईंधन ग्लूकोज ही होता है, लेकिन इन ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अभी तक ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन था, ग्लूकोज था, O2 था, ये ATP जनरेट कर रहा था प्लस CO2 जनरेट कर रहा था। क्लियर है? हाँ या नहीं? अब क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब क्या होता है, ग्लूकोज यहां भी होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लूकोज होता है, बट ऑक्सीजन नहीं होता है। डायरेक्ट ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज टूटता है। क्लियर है? किस में टूटता है? ATP में। ओके? और किस में? ATP के अलावा क्या बनता है? ATP के अलावा लैक्टिक एसिड बनता है। क्या? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है, फिर से यहां CO2 नहीं बन रहा है। क्या? यहां CO2 नहीं बन रहा है, यहां लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है? एक डिफरेंस, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह लैक्टिक एसिड निकल रहा है। दूसरा डिफरेंस, यहां ऑक्सीजन नहीं है, ग्लूकोज है। तीसरा डिफरेंस, काम चलाओ एनर्जी है ये। हाँ, ATP बहुत कम होता है। काम चलाओ का मतलब बस काम पूरा कर देगा किसी तरह से, ये इट इज नॉट द प्रॉपर चैनल, यानी यहां इसकी इफिशियंसी बहुत कम है, बहुत कम मात्रा में ATP का प्रोडक्शन होता है। यानी आपको हल्की फुल्की एनर्जी दे देगा काम करने के लिए, लेकिन आप हमेशा एनारोबिक रेस्पिरेशन पर ही डिपेंड नहीं रह सकते हो। और लास्ट जो डिफरेंस है वो क्या है कि एरोबिक रेस्पिरेशन, जैसा मैंने आपको बताया, एरोबिक रेस्पिरेशन कहां हो रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में होता है। कहां होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होता है, मस्कुलर सेल्स में होता है, क्योंकि मसल्स पर ही लोड पड़ रहा है। समझे? तो ये मस्कुलर सेल्स में होता है और लैक्टिक एसिड मस्कुलर सेल्स में डिपॉजिट होने लगता है, और इसी कारण मस्कुलर पेन या मस्कुलर क्रैम्प आता है। क्या? जब हम ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि आज मैंने 8 किलोमीटर चल लिया, जो मेरी हैबिट नहीं है, इसीलिए अब पैर नहीं उठ रहा है। आज मैंने ऐसे 25 डंबल उठा लिए पहली बार लाइफ में, आज तो हाथ ही नहीं उठ रहा, ऐसे खींचा गया है यहां पर। ये क्या है? ये डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है गर्म पानी से सिकाई। गर्म पानी से सिकाई करने पर लैक्टिक एसिड डिजॉल्व होके वहां से हट जाता है। या दूसरा तरीका इसका क्या है? दूसरा समाधान क्या है? रेस्ट। दैट इज नेचुरल, कि आप आराम करो, सो जाओ, 2-1 दिन रेस्ट लो, ऑटोमेटिक ये मस्कुलर पेन हट जाएगा। फिर दौड़ोगे फिर होगा, फिर दौड़ोगे फिर होगा, लेकिन एक समय बाद 4 दिन 5 दिन बाद क्या होता है? 6 दिन, आपका लंग्स ये समझ जाता है कि अब तो रोज रोज दौड़ेगा, तो अब लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब आपके अंदर एनारोबिक उतनी मेहनत में अब एनारोबिक रेस्पिरेशन की आवश्यकता या नीड नहीं रह जाती, क्योंकि लंग्स उतना ऑक्सीजन लंग्स कलेक्ट करके चल रहा है जितने की आपको 4-5 दिन बाद नीड है। आ रही मेरी बात समझ में? तो दिस इज एनारोबिक रेस्पिरेशंस। ध्यान रखना, 2 तरह के एनिमल्स होते हैं, मतलब हमारे साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है हमारे लिए इमरजेंसी एनर्जी प्रोड्यूसर है, या आप ऐसे कह सकते हो, क्या कह सकते हो एनारोबिक रेस्पिरेशन को? जनरेटर पावर हाउस होता है ना, कि लाइट चली जाए ऐसी असामान्य स्थिति में इसको चालू कर लेंगे, वो है एक रिजर्व टाइप का व्यवस्था, बंदोबस्त है कि मजबूरी में क्या करते, इसी से काम चला लेंगे। हमारे अंदर सामान्य प्रोसेस नहीं है ये, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं, बेटा मत फोन यूज करो, कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे कौन? जैसे बैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया। ओके, आर्की बैक्टीरिया
और इसके अलावा ईस्ट, ओके, जैसे ईस्ट है, ईस्ट कंपल्सरी एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, मतलब ऑलवेज वो उसे ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं ईस्ट को। इसीलिए क्या होता है, जब हमें किसी चीज को फर्मेंटेट करना होता है ना, तो हम उसको डब्बे में बंद करके रख देते हैं, हाँ, सिल्वर फॉइल से पैक कर देते हैं कि ऑक्सीजन हटा दो। तो इसमें वही जीव डेवलप होगा ना जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रह सकता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यही जीव जीवित रह सकता है। बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरियाज कैन परफॉर्म, मतलब दे कैन स्विच आइदर ऑक्सी और अनऑक्सी, मतलब वो क्या करते हैं, बैक्टीरियाज, खासकर जो पानी में रहने वाले बैक्टीरियाज होते हैं, उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है पानी में जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, मतलब ऑर्गेनिक कूड़ा कचरा, जैसे पानी में हमने सब्जी के छिलके फेंक दिए, पानी में केले का छिलका फेंक दिया, पानी में घास फूस पत्तियां फेंक दी किसी तालाब में, अब वो सड़ेगा, तो सड़ा रहा है बैक्टीरिया, सड़ा रहा है, डिकम्पोज कर रहा है वो, तो वो काम कर रहा है, तो उसे भी एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी के लिए वो भी एटीपी बनाएगा, लेकिन कैसा, एरोबिक। अब एरोबिक बनाएगा तो ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन कहां से लेगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन। इससे क्या होगा, इससे पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इससे क्या होगा, पानी में रहने वाले मछलियों के लिए जो जरूरी ऑक्सीजन है, या दूसरे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जलीय जीव हैं, उनके लिए जो जरूरी ऑक्सीजन, उसकी कमी पड़ जाएगी और अंततः वो मरने लगेंगे, उनका दम घुटने लगेगा, समझे। तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। तो वाटर पॉल्यूशन की माप कौन करता है, वाटर पॉल्यूशन की माप करता है कितना ये बैक्टीरिया उसमें है, जितना बैक्टीरिया उतना पॉल्यूशन है, ओके। तो इसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या बीओडी कहते हैं। बीओडी ज्यादा होगा मतलब पॉल्यूशन ज्यादा है, बीओडी कम है मतलब यस पॉल्यूशन कम है। बीओडी क्या है, ध्यान रखना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी मतलब, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बीओडी, कोई पूछे बीओडी क्या है, तो इन बैक्टीरियाज को जितनी डिमांड है ऑक्सीजन की, दैट इज बीओडी। ये ज्यादा है, बीओडी ज्यादा है, इसका मतलब बैक्टीरिया ज्यादा है। बैक्टीरिया ज्यादा तभी है जब उसमें पॉल्यूशन ज्यादा है। पानी साफ सुथरा है मतलब उसमें बैक्टीरियाज नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया वहीं होंगे जहां ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, जहां उनको सड़ाने की जरूरत होगी, वहीं पर ये बैक्टीरिया होंगे। इज इट ओके? टीडीएस तो दूसरा है, टीडीएस तो जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जैसे पानी जमीन के नीचे से आता है, दैट इज द मिनरल वाटर, जमीन के नीचे से, उसमें तमाम ऐसी चीजें होती हैं जिनकी बहुत बड़ी, जिनका प्रोपोर्शन हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, जैसे चूना, कैल्शियम जिसको कहते हैं, टोटल जिसको डिजॉल्व सब्सटेंस, टीडीएस मतलब, तो टोटल डिजॉल्व सब्सटेंस का मतलब हो गया कि उसमें ऐसे जो सॉलिड मटेरियल्स हैं ये कितने घुले हुए हैं, तो उसमें कैल्शियम हो सकता है, उसमें सोडियम की अधिकांश मात्रा हो सकती है, उसमें कॉपर हो सकता है, उसमें फास्फोरस हो सकता है, उसमें आर्सेनिक हो सकता है। ये सब की मात्रा बढ़ी हुई होगी तो हमारे शरीर में दिक्कत पैदा करेंगे, हमारे शरीर में बीमारी पैदा करेंगे। कैल्शियम, अगर हमारे पीने के पानी में कैल्शियम ज्यादा है, बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि हम देखते हैं बाल्टी में जम जाता है वो, अगर हमने 10 दिन बाथरूम में नई बाल्टी रखी और 10 दिन में ही उस बाल्टी में एक परत जम गई कैल्शियम की, तो इसका मतलब आप ये सोचो कि अगर वही पानी हम रोज पी रहे हैं तो दिखने में पानी साफ सुथरा लग रहा है, लेकिन फिर वही वैसी ही परत जमेगी हमारी किडनी में, और तब हम उसको कहेंगे स्टोन। तो मतलब इसलिए प्रॉपर चेक कराते रहना चाहिए पानी, कि हमारी पानी में कौन सी मिनरल की क्वांटिटी कितनी है, कहीं वो डिजायर्ड जो क्वांटिटी है, जो जरूरी क्वांटिटी, उससे ज्यादा तो नहीं हो रही है कि वो हमारे लिए ही खतरनाक होने लगे। दिस इज ओके। तो ये समझे ना, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन